फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स मंत्रा विद मनीष गर्ग में आपका स्वागत है। आज की कड़ी में मैं आपको दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के बारे में इनिशियल लेवल पे जो छोटे से छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंड की घूर्णन गति, तो पहला पॉइंट आता है कि ये दृढ़ पिंड होता क्या है। देखिए, किताब में क्या लिख रखा है? किताब में लिख रखा है कि किसी भी पिंड पर अगर मैं बल लगाऊं और पिंड के कण एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित ना हो, अर्थात उनके रूप और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, को दृढ़ पिंड कहते हैं। अब नॉर्मली तो ये किताब में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इस बात को समझ ही नहीं सकते या समझ ही नहीं पाते। उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया और आपको ये लगा कि यार आज तो घर पे जाके बिल्कुल सर का कहना मानना और जाते ही बैठ के पढ़ना है, और माना आप पढ़ने बैठे, तुरंत ही आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, बोले कि भाई मेरे पास आज तो मूवी के 2 टिकट्स हैं, चल मूवी देखने चलते हैं। अब क्या होगा? 2 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, क्या कल से पढ़ेंगे, चल आज मूवी देखने जाते हैं, और दूसरी, नहीं भैया हमें तो आज पढ़ना है। अब दोनों को अगर अपने हिसाब से अगर आप चेक करें तो देखें, फोन को ना माने बाह्य बल लगा और आप अपनी जगह से विस्थापित हो गए, यानी मॉल चले गए, पिक्चर देखने चले गए, तो आपके तो रूप आकार में एक तरीके से आपका निश्चय जो था दृढ़ निश्चय नहीं रहा, यानी कि आपका विस्थापन हो गया अपनी जगह से। और अगर आप वहीं बैठे पढ़ते रहे, यानी कि बल का आप पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वही बात मैंने बोली कि किसी पिंड पर जब मैं बल लगाता हूँ और बल लगाने पर उसके कण एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित नहीं होंगे, तो उसके रूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको हम क्या कह रहे हैं? दृढ़ पिंड कह रहे हैं, रिजिड बॉडी कह रहे हैं, पहली बात। अब रिजिड बॉडी की 2-3 कंडीशंस हैं। एक, उसमें जो कणों की संख्या होती है वो हम n नहीं मानते, अनंत मानते हैं। कितना मानते हैं? अनंत मानते हैं, एक बात। नंबर 2, इसके अंदर आप देखेंगे जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है घूर्णन गति। अब देखिए गति क्या है। बहुत पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु का किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाए, या किसी वस्तु का किसी कण का किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ विस्थापन हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो क्या है? गति अवस्था में। अगर वो स्थिर रहे, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो स्थिर अवस्था में। तो गति तो समझ आई। अब गति कितने प्रकार की? स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, व्यापक गति। स्थानांतरित गति में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पिंड मान लें और माना t सेकंड में मैं यहाँ आ गया, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी टांग वहीं रह गई हो, रही क्या? इसका मतलब क्या? मेरी पूरी बॉडी अगर आपने कणों से मिलकर मानी है तो निश्चित समांतराल में सभी कण समान विस्थापित हो गए, यानी पूरी की पूरी बॉडी मेरी एक साथ आ गई। ऐसा तो नहीं मेरा हाथ वहाँ रह गया। तो ऐसा क्या है कि जब किसी वस्तु की गति इस प्रकार हो तो एक निश्चित समांतराल में उसके सभी कण समान विस्थापित हो जाएं, तो ऐसी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। अब घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति में आप मुझे ही पिंड मान लें और मेरे सिर से एक ऐसी चीज मान लें कि नीचे एक अक्ष गुजर रही है, और मैं माना फॉर एग्जांपल ऐसे आपके सामने रोटेट करूं लाइक दिस, तो क्या हुआ? मेरे ये सारे के सारे कण इस वाले वृत्त में, ये वाले कण इस वाले वृत्त में, ये वाले कण इस वाले वृत्त में, तो क्या हुआ? सारे के सारे कण वस्तु के एक वृत्त में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। प्रत्येक जो वृत्त है, चाहे ये वाला वृत्त है, चाहे ये वाला वृत्त है, चाहे ये वाला वृत्त है, उसका केंद्र कहाँ है? उस अक्ष पर है। दूसरी बात, सारे वृत्त एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर तल में है। तो आपको कैसी गति मिल गई? घूर्णन गति मिल गई। यानी आप अपने यहाँ पंखा देखें, पंखे की जो रॉड है वो अक्ष हो गई, पंखे की जो ब्लेड्स हैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट जो ब्लेड का पॉइंट है वो एक बड़े वृत्त में घूम रहा है, उससे नीचे वाला उससे छोटे वृत्त में घूम रहा है, उससे छोटे वाला उससे छोटे वृत्त में घूम रहा है। सभी के वृत्त के केंद्र कहाँ है? उस एक्सिस पे है। तो जिस एक्सिस, जिस अक्ष के ऊपर वो सारे के सारे केंद्र स्थापित है, उस अक्ष को कहते हैं घूर्णन अक्ष, और गति को कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, कभी कभी इसको कोणीय गति के नाम से भी हम पुकारते हैं, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए शुद्ध गति की सेम बात, जब हमने रेखीय गति में बात की थी तो बिना बल के प्रभाव के केवल गति का अध्ययन करें तो शुद्ध गति की, और अगर बल का प्रभाव के साथ साथ अध्ययन करें तो गति की। तो सेम बात यहाँ पर बिना बल आघूर्ण के
तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ, एक वर्ड आ गया आपके लिए बल आघूर्ण। इसका क्या मतलब है? सोचें आप कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जो काम बल क्या कर रहा है, रेखीय गति में कर रहा है, यानी स्थानांतरित गति में कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु में रेखीय त्वरण यानी कि त्वरण उत्पन्न कर रहा है। वही काम बल आघूर्ण घूर्णन गति में करता है, यानी कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई, बल आघूर्ण की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं स्थानांतरित गति में, तो वहां तो कैपिटल एफ यानी कि बल है, और यहां पर क्या है, टा। ये क्या है, आपका बल आघूर्ण है। यहां तक तो बात समझ में आई कि कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो भौतिक राशि आपकी जरूरत पड़ी वो क्या, बल आघूर्ण है। लेकिन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप इसे एक कील माने, उसके ऊपर मैं एक वस्तु इस प्रकार से लटका दूं, उसको कीलकित करके, और बल लगाऊं, तो क्या होगा, जैसे मैं बल लगाऊंगा वस्तु इसके चारों तरफ ऐसे घूम सकती है ना। तो बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वो किसी दी गई अक्ष के प्रति वस्तु को क्या करती, घुमाने की प्रवृत्ति रखती है। तो बल की वह प्रवृत्ति जो कि वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है, उस प्रवृत्ति को हम क्या कह रहे हैं, उस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। निकालते कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बात करूं आपसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये विस्थापन सदिश है, और इस बिंदु पर मैंने एक बल F लगा दिया फाई कोण पर। तो यहां पर जो टॉ उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से उत्पन्न होगा, लाइक दिस। तो आपके पास टॉ बराबर आ गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और अगर मैं टॉ का मॉड निकालूं तो आर एफ साइन थीटा। कहने का क्या मतलब है, बल गुना क्या चीज, घूर्ण अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी F इंटू लंबवत दूरी। यानी अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं लंबवत दूरी के लिए, तो एफ आर साइन थीटा, और ये क्या है, ये आपका बल आघूर्ण का कैसा है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और अगर आप देखेंगे ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि में निकालते कैसे हैं दिशा इसकी, तो इसको दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं। यानी कि मैं दाएं हाथ की अपनी उंगलियों को आर और एफ के बीच में इस प्रकार घुमाऊं कि छोटे कोण के बीच में वो घूमे, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो आपका क्या दिखाएगा, बल आघूर्ण की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी ये अक्षीय वेक्टर माने जाते हैं। अगर आप वेक्टर जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता है अक्षीय वेक्टर कहते हैं। यानी कि इनका प्रभाव कहाँ आता है, अक्ष के अनुदिश आता है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए। अगर ये वामावर्त घुमाएगा, जैसे कि यहाँ ही देखेंगे, तो ये कैसे घुमा रहा है, सुइयों की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमा रहा है। तो क्या चीज आ जाएगी, धनात्मक बल आघूर्ण। अगर ये दक्षिणावर्त घुमाए, अब आपको समझ में आना चाहिए दक्षिणावर्त क्या, ये घड़ी है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। आप देखिए ऐसे घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त मतलब ऋणात्मक बल आघूर्ण, और वामावर्त घुमाएंगे तो धनात्मक बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण में आपको क्या पता चला, सदिश राशि है एक बात। नंबर 2 बात आपको क्या पता चली, धनात्मक ऋणात्मक होता है। तीसरी बात क्या पता चल रही है, मात्रक। अब देखिए बहुत सारे बच्चे मात्रक नहीं जान पाते। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं या आपसे कह रहा हूं कि क्या चीज होती है, आपको मूल राशियां के मात्रक याद होने चाहिए, और पहली 15 जो बेसिक राशियां हैं, जैसे कि घनत्व, जैसे कि बल, जैसे कि दाब, जैसे कि संवेग, आपका क्षेत्रफल, आपका आयतन, जो जो शुरुआती हैं, दाब, उन सबको अगर आप याद कर लेंगे, उनके मात्रक आप याद कर लेंगे, तो आपको बाकी सारे मात्रक लिखने की आदत पड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम कहें बल का जो मात्रक हमने पढ़ा है वो पढ़ा है न्यूटन, और जो सदिश स्थिति सदिश है उसका मात्रक है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका क्या आ गया, न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ गया। और विमेय सूत्र अगर आप चेक करेंगे तो m l t - 2 f
न्यूटन के लिए यानी बल के लिए है, ये एल है, ml² T-2 है। अब आप चेक करेंगे न्यूटन मीटर को जूल भी कह सकते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ बल आघूर्ण के मात्रक को जूल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा जूल अदिश राशि यानी कार्य ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूटन मीटर ही आप बल आघूर्ण के मात्रक के लिए इस्तेमाल करेंगे, जूल नहीं करेंगे। पहली बात, क्योंकि जूल अदिश राशियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और न्यूटन मीटर हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सदिश राशि के लिए कर रहे हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, दोनों के विमेय सूत्र समान है, बिल्कुल ठीक बात, दोनों के विमेय सूत्र समान है, वो बात बिल्कुल ठीक है। यानी बल आघूर्ण कार्य ऊर्जा के विमेय सूत्र कैसे हैं? एक समान है। अब बल आघूर्ण का सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो मोटी मोटी बात आई, बल आघूर्ण क्या है? तो हमने बताया कि बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वो किसी वस्तु को किसी दी गई अक्ष के विपरीत घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उस प्रवृत्ति को हमने बल आघूर्ण कहा। मापा कैसे? तो बल और बल की क्रिया रेखा की उस घूर्ण अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसके गुणनफल से मापा। मात्रक क्या वो आपको पता चल गया। अब आप समझें यहाँ पर कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपने इस बात को 8th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा। जैसे आप देखते हैं आपके दरवाजे में क्या हैंडल है और क्या है? कब्जा है। आपका हैंडल दूर यानी दरवाजे के एक एंड पे होता है और कब्जे क्या होता है? दूसरे एंड पे होता है। क्यों? क्योंकि बीच की जो क्रिया रेखा है वो जितनी ज्यादा होगी उतने कम बल से ही आप उस दरवाजे को आसानी से घुमा सकते हो। यही कारण, जैसे घरों के अंदर आटा चक्की होती थी, तो क्या चीज है आटा चक्की में? जो हत्था है वो कहाँ है? परिधि पे है। आप इस प्रकार से घुमाते हैं, यानी कि जिस अक्ष पे वो घूम रहा है उससे बिल्कुल दूर आउटर मोस्ट लेवल पे ही हत्था लगाओ, आप इस प्रकार से घुमाते हैं तो आसानी से घूम जाता है। माना आपको मैं कहूँ एक पेच खोल दो बेटे, आपने पेंच खोला, पेंच नहीं खुला, आप मेरे से कहते हैं सर हैवी पेचकस दे दो। उसका क्या मतलब है बेटा हैवी पेचकस का? तो आप देखेंगे कि ये जो मोटा ऊपर का जो हत्ता है जिससे हम पकड़ के उसे रोटेट कर रहे हैं वो मोटा मोटा मतलब माना ये है और ये इस प्रकार से उसका, जिससे कि आप पकड़ के उसको घुमा रहे हैं, तो ये जो चीज़ है आर, अगर ये जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी आसानी से वो नट को आप, उस पेज को आप क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। तो बल आघूर्ण के सिग्निफिकेंस लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि बल आघूर्ण में फंडामेंटल क्या है कि यदि हम हत्थे को और घूर्ण अक्ष दोनों को पास पास कर दें तो कितना भी मैं बल लगा दूं मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तो इसका इस्तेमाल हमने व्यवहारिक रूप से कहाँ किया, वो बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। अब आप देखें यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है मैंने, जड़ता गुण। जड़ता गुण क्या है? तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो दो शब्द मिले आपके, जड़त और आघूर्ण। अब आपने जड़त कहाँ पढ़ा? पटनाचूला आपने स्थानांतरित गति में पढ़ा है, सरल रेखा में गति में पढ़ा है। क्या चीज है कि किसी वस्तु का वैगुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम जड़त कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और उसकी माप क्या थे? द्रव्यमान थी, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। यही काम घूर्णन गति में कौन करेगा? तो वहां वो करेगा जड़ता गुण। इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? इसको हम यहां व्यक्त कर रहे हैं, आप देखें आई से। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आई से। क्या चीज है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी विराम अवस्था या घूर्णन गति में होने वाली परिवर्तन का वो विरोध करता है, उस गुण को हम जड़ता गुण कहते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। पहली बात क्लियर होगी। अब मापते कैसे? मापने के लिए वहां तो था जड़त मतलब द्रव्यमान की माप, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा माप। अब यहां माना एक कण है, माना मैं कहूं ये कण है, इसका द्रव्यमान m है, तो m और यहां से यहां तक की दूरी r है, तो m r² इस कण का इस O बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के विपरीत इसका क्या है? जड़ता गुण, यानी वो अक्ष जिसके विपरीत वो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन एक्सिस, यानी घूर्णन अक्ष। ठीक बात है। स्थिर अक्ष जिसके विपरीत वो घूम रहा है उसको हम क्या करें? घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष किसी कण के लिए अगर मैं जड़ता गुण देखूं तो I बराबर क्या आया? mr² आया। अब आप देखें इसके मात्रक की बात करें, क्या आएगा मात्रक बताइए? अभी बताया था मूल राशि में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी है, बटनाचूला केजी है, और दूरी का मीटर है और वर्ग है, तो मात्रक आ गया
kg मीटर स्क्वायर। कैसी राशि है? तो याद रखिएगा, ना तो ये सदिश राशि है, ना ही ये अदिश राशि है। ये एक तीसरी प्रकार की राशि है जो कि मैंने जब आपको वेक्टर कराया था तब मैंने बताया था प्रदिश राशि है। और प्रदिश राशि का उदाहरण क्या आ गया? जड़ता गुण। ये क्यों नहीं अदिश राशि है? देखिए यहाँ पे अगर मैं अक्ष चेंज कर दूंगा, माना अक्ष यहाँ की जगह यहाँ से गुजार दूं, तो देखो दूरी बदल गई, आर बदल गया तो आई बदल गया। यानी जड़त आघूर्ण का मान ना केवल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है बल्कि अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है, और अक्ष की स्थिति के परित द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब अक्ष बदलने पे मान बदल गया तो अदिश राशि तो रही नहीं। अब सदिश क्यों नहीं है? आप सोच के बताइए सदिश क्यों नहीं है? हाँ जी, किसी को पकड़ में आया सदिश क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग अक्षों के परित जो मान अलग अलग आ रहा था, वितरण अलग अलग आ रहा था, तो वामावर्त और दक्षिणावर्त पॉइंट ऑफ व्यू का प्रभाव पड़ता ही नहीं। इसका मान दिशा के ऊपर तो निर्भर कर ही नहीं रहा, दिशा पे तो निर्भर नहीं कर रहा। और सदिश के लिए क्या चाहिए? दिशा चाहिए, और दिशा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो गया? सदिश राशि भी नहीं है। तो इसको तीसरी प्रकार की राशि में कन्वर्ट किया, वह है प्रदिश राशि, इसलिए ये प्रदिश राशि है। आई एम आर स्क्वायर, और माना बहुत सारे कण हैं, माना दृढ़ पिंड है, तो अलग अलग कणों के लिए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, और अनंत कण होते हैं तो अनंत कण को डॉट और डॉट लेवल से दिखाते हैं। तो आई, अब आपको क्या पता है, प्लस को सिग्मा से लिखते हैं और किसको करते हैं? एम आर स्क्वायर को कर रहे हैं। अब आई क्यों नहीं लगाया? अगर आई लगाते तो ये एन कण होता, और दृढ़ पिंड में हमने क्या बताया था? अनंत कण है, इसलिए यहाँ पर हमने I1 से N और I नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम दृढ़ पिंड की बात कर रहे हैं। दृढ़ पिंड में कितने कण होते हैं? अनंत कण होते हैं, इसलिए सिग्मा के ऊपर अनंत का फैक्टर यूज नहीं किया जाता। तो I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, यानी किसी निकाय का जड़त आघूर्ण किसी अक्ष के परित कैसा है? अलग अलग कणों के जड़त आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यह पॉइंट भी आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो अब तक आपको जो समराइज करूं, दृढ़ पिंड क्या है ये समझ में आ गया। और अब आप देखें, जैसे वृत्तीय गति में हमने क्या पढ़ा था? कोणीय वेग पढ़ा था। तो वृत्तीय गति की जगह घूर्णन गति बोलना है। बात नहीं है कि किसी कण का मूल बिंदु यानी कि वो अक्ष से जो दूरी है, वो जो रेखा है, यानी जैसे हमने कहा ये वाली रेखा, और माना ये वस्तु इस प्रकार से है और वस्तु घूम के यहाँ चली गई, तो इसने कितना कोण घुमा? थीटा कोण घुमा। तो ये जो थीटा कोण घुमा है ये क्या है? कोणीय विस्थापन है, ठीक है ना। और समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को हमने क्या कहा? कोणीय वेग कहा। और समय के सापेक्ष कोणीय वेग के परिवर्तन को हमने क्या किया? कोणीय त्वरण किया, कोणीय त्वरण कहा। तो अब आप देखें कि अल्फा जो है वह है हमारे पास डी ओमेगा बाई डी टी। आपके पास वेग जो है आपके पास थीटा आया डेल एस अपॉन आर, और v बराबर आर ओमेगा होता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध हम ऑलरेडी वृत्तीय गति में करा चुके हैं। और ओमेगा क्या है? डेल थीटा अपॉन डेल टी या डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए ये डेल टी के लेवल्स रहता है, लेकिन ये कब होता है? ये मैंने लिख तो बराबर दिया याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि अनंत सूक्ष्म समअंतराल, यानी ये तत्कालिक कोणीय वेग का मान है, ये औसत कोणीय वेग का मान है। इस बात का डिफरेंस आपको सदैव याद रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन क्या क्या चीज़ें मुझे आपसे चाहिए याद की हुई? बल आघूर्ण का फॉर्मूला, अल्फा कितना है, थीटा कितना है, वी बराबर आर ओमेगा है, ठीक है ना, और आई बराबर एम आर स्क्वायर है या आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर है, इसका भी मैं सूत्र क्या है। और इतनी बात अगर आपको याद है तो हम अगले वीडियो में आपसे इससे आगे की बात करेंगे, जिसमें हम समीकरणों की बात करेंगे और स्थानांतरित गति और घूर्णन गति में एक कंपैरिजन चार्ट आपको लिखवाएंगे, जिससे कि आपको आपके सारे फॉर्मूले याद हो जाए।
थैंक यू वेरी मच।